हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं क्लास 11 फिजिक्स की ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो इससे पहले जो मैंने यूनिट ख़त्म किया है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। और जहां मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स का असली मतलब होता है कि जब आप किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करो, बट ये कभी कंसिडर ना करो कि किस वजह से वो मोशन आई है, तो उस तरह की मोशन को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम ये भी कंसिडर करें कि किस वजह से वो मोशन आई है, मतलब अगर हम ये भी कंसिडर करें कि कितनी फोर्स आपने अप्लाई करी है एंड क्या आपने इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स लगाई है कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन आपने फोर्स लगाई है, तो अगर ये सब चीजें आप कंसिडर करनी शुरू कर देते हो तो उस टाइम ये आपका डायनामिक्स बन जाता है। तो अब हम आज से अपना डायनामिक्स वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद हम फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे इन डिटेल, राइट। सो आज के पहले लेक्चर के अंदर हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ कि एक्चुअलिटी में लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कहां से हुई। सबसे बड़ी बात, हम इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं और इन डेप्थ हम इसकी लर्निंग करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो जो सबसे पहला टर्म जिसको हमें स्टडी करना है या जिसको हमें समझना है वो हमारा फोर्स होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फोर्स के साथ। तो जब कभी भी हम किसी को कहते हैं कि एक्चुअलिटी में फोर्स है क्या, तो हम कहते हैं कि फोर्स और कुछ भी नहीं, इट जस्ट अ पुश और अ पुल, पुश और पुल, जिसकी वजह से एक्चुअलिटी में तीन तरह के काम होते हैं। सबसे पहला काम यह है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उसके अंदर चेंज इन स्टेट ला सकते हो। सो जब हम चेंज इन स्टेट बोलते हैं तो इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बिल्कुल भी नहीं होता। फिजिक्स के अंदर जब हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए रेस्ट पे है तो फोर्स लगाने से वही बॉडी आपकी मोशन में आ जाएगी, और अगर वो बॉडी आपकी मोशन में है तो फोर्स लगाएंगे जब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स, तो वो बॉडी आपकी रेस्ट में आ जाएगी। तो ये मतलब होता है चेंज इन स्टेट के बारे में। फोर्स का जो दूसरा काम है वो ये भी है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो चेंज इन स्टेट, चलो वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि दे कैन बी अ चेंज इन शेप एज वेल, चेंज इन शेप एज वेल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई रबर की बॉल है। अब आप उस रबर की बॉल पर अगर हर डायरेक्शन से फोर्स को लगाएंगे तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो बॉल है वो आपकी थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, मतलब आपके बॉल की जो शेप है उसमें चेंज आ जाएगा। तो फोर्स लगाने से हम चाहें तो किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये है, वी कैन एक्चुअली मेक चेंज इन डायरेक्शन। अब ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है समझने में कि सपोज कर लो कि आपके पास कोई भी एक क्रिकेटर है, ठीक है। क्रिकेटर के हाथ में क्या है, हमारे पास ठीक है बैट है, और अगर आप कोई बॉल इसकी तरफ थ्रो करते हो और वो स्विंग करके इस तरफ उसको भेज देता है बॉल को, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फोर्स लगाने से हमने बॉल की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज लेके आ गए। सो आई होप आपको ये बेसिक चीज जो आप 9th से, बहुत इन डेप्थ तो 9th से शुरू हो जाता, तो 9th से आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो एक जस्ट फॉर द स्टार्ट ये समझना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में फोर्स क्या है। सो फोर्स क्या है, एक जस्ट पुश एंड पुल है, जिसकी वजह से या तो हम बॉडी के अंदर स्टेट में चेंज लेके आते हैं या शेप में चेंज लेके आते हैं या तो किसी डायरेक्शन में हम चेंज लेके आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को अब हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिस्टोटल फॉलेसी। अब ये मतलब क्या है? देखिए, आप में से शायद कई लोगों को नहीं पता कि न्यूटन ने जब अपने लॉज दिए थे तो उससे पहले भी दो ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था, एंड उन्हीं के मतलब ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, स्टडी करते हुए न्यूटन ने अपने 3 लॉज बनाए थे। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वर थे वो थे एरिस्टोटल। पहले हम ये जानते हैं कि उनका क्या कहना था और बाद में उनकी दी गई थ्योरी को काउंटर किन्होंने किया और उन्होंने क्या बोला। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एरिस्टोटल जो कि ऑफ कोर्स एक ग्रीक फिलोसोफर है, फिलोसोफर थे 384 एंड 329 BC के अंदर। उन्होंने ना अपनी एक स्टेटमेंट दी
उन्होंने कहा कि हर एक बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है, यहां पे लिखा भी हुआ है कि हर एक बॉडी का एक जो नेचुरल स्टेट होता है वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक बॉल है और अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो आफ्टर सम टाइम वो बॉडी क्या आ जाती है, आपकी रेस्ट में आ जाती है। अब आप बोलेंगे ऑफ कोर्स सर यही तो होता है, इसमें फर्क क्या है, इसमें गलत क्या है? देखिए एक्चुअलिटी में एरिस्टोटल के द्वारा दी गई स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया था कि एक बॉडी की सिर्फ एक ही स्टेट है और वो सिर्फ रेस्ट ही हो सकती है। और उन्होंने स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करी, उन्होंने स्टेट ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी, तो एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी ये आपकी। सो फाइनली एरिस्टोटल ने क्या लॉ ऑफ मोशन दिया। और हाँ, एरिस्टोटल का ये भी कहना था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बॉल है या कोई बॉडी है अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलते रहे तो उस बॉडी पे हमें लगातार फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो यही उन्होंने अपना लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहे तो आपको लगातार फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है। और अगर आप न्यूटन्स के लॉ को आपने एक बार पढ़ा होगा तो शायद आपने वो चीज पढ़ी होगी जो न्यूटन का पहला लॉ ही है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एक कांस्टेंट मोशन में चलती रहे, एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे, तो उस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करना चाहिए। बट ऑब्वियस है कि एरिस्टोटल ने यह कहा था कि अगर आप चाहते हो कि बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहनी चाहिए तो लगातार आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी जाकर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकती है, जो ऑफ कोर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर थ्योरी को जो चैलेंज किया था वो थे गैलीलियो। एंड जब ये थ्योरी आई थी उसके 2000 साल बाद उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। और उनका ये कहना था, उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली ये कहना था कि देखो ये बात सच है कि किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो इसलिए होती है ताकि जो एक अपोजिंग फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रही है उसको काउंटर कर सके। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, ऑब्वियस आप कहेंगे ये रेस्ट पे है, राइट? तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी आपकी जो है वो मूव करती है। मूव करने के बाद अगेन वो रेस्ट पे आती है। अगेन वो जो रेस्ट में आती है वो सिर्फ इस वजह से नहीं आती कि उसका जो स्टेट है वो हमेशा रेस्ट का ही होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती रहती है, जिसको हम आज की डेट में जानते हैं कि हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं, और ये भी एक तरह की फोर्स ही है। तो अगर आप एक सिंपल सी बात जो गैलीलियो ने कहा, कहते हैं कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे किसी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी बिना किसी प्रॉब्लम के लगातार एक यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अब इसके बारे में गैलीलियो को कैसे पता चला, हम उनके करे हुए एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको ये और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं आप चाहता हूं कि आप इस स्टेटमेंट को जरूर मेरे साथ रीड करें। कहते हैं कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एक्सटर्नल फोर्सेस वर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब गैलीलियो के द्वारा यह कहा गया था कि अगर कोई भी फ्रिक्शन एक्ट ना करे तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने के लिए, बल्कि एरिस्टोटल ने कहा था कि लगातार हमें फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि जो बॉडी है वो मेरी एक कांस्टेंट स्पीड में या कांस्टेंट मोशन में मूव कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया एरिस्टोटल ने क्या कहा था और उसका काउंटर क्या है। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डिटेल के बारे में कि एक्चुअली में गैलीलियो के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। एक्चुअली में न्यूटन का जो पहला लॉ है वो एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाया जाता है। बाकी जो बनाए गए लॉज हैं सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे न्यूटन ने जो पहले के दो हमारे पास फिजिसिस्ट थे, एक तो फिलोसोफर ही हैं ऑफ कोर्स, एंड उनको स्टडी करके या उनकी थ्योरीज को स्टडी करके कैसे अपने लॉस को बनाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है ये जानने से पहले गैलीलियो के द्वारा किया गया जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक बार अच्छे से हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए,
गैलीलियो ने क्या कहा, उन्होंने कहा यार देखोगे, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर एट द टॉप अगर मैं कोई भी एक जैसे बॉल यहाँ पे रखी हुई, इस बॉल को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि ऑब्वियस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाती है, मतलब वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है आपकी। अगले केस में क्या किया कि वही बॉल को अगर मैं फोर्स प्रोवाइड करके ऊपर की तरफ धकेलूं, तो मैं ये देखता हूं कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है लगातार उसकी जो स्पीड है वो कम होती रहती है, मतलब है कि वो आपका डी एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन यही बात उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव किया जाता है तो हमें यह देखने को मिलता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जहां पे कोई भी स्लोप नहीं होती, तो जो मोशन है वो आपकी यूनिफॉर्म हो जाती है, मतलब वो बॉडी आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा क्या किया कि ये जो तीनों पैरामीटर्स है ना कि इंक्लाइंड डाउनवर्ड, इंक्लाइंड अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल जो पाथ है, इन तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया। अब जैसे ही तीनों को आपस में कंबाइन किया तो क्या हुआ वो जानते हैं। सबसे पहले हम इसको भी एक बार रीड कर लें कि आफ्टर दिस स्टडी गैलीलियो को क्या कहना था। सो गैलीलियो कंक्लूडेड दैट on a horizontal plane an object should move with a constant velocity in a straight line path। वो तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही चुका हूँ। हाँ, अब ये है वो लास्ट मतलब कह लो आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जिसके बेसिस पर हम ये कहेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट जब नहीं करती है तभी बॉडी आपकी यूनिफॉर्म क्या कहते हैं मोशन में आपकी मूव करती है या फिर कांस्टेंट स्पीड से आपकी मूव करती है। तो देखिए ये इंक्लाइन डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये इंक्लाइन अपवर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो जब उन्होंने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया तो मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है ग्राउंड से मान लो h हाइट है, ठीक है। एंड जैसे उन्होंने ड्रॉप किया तो उन्होंने ये देखा कि नीचे जाने के बाद वो स्पीड अप होता है और उसके बाद जब ऊपर चढ़ता है तो स्पीड डाउन होता है। बट ये वाली जो हाइट है ये लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली इस हाइट के बराबर है। देखो आपने 9th में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बेसिस पे ये सब होता था, बट हम चलो जो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर हाइट है यहां तक दोबारा बॉल पहुंच जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं स्लोप को थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है, बॉल ने तो अभी भी उसी हाइट पे पहुंचना है। अब इस बात को प्लीज समझना, बॉल को अभी भी उसी हाइट पे पहुंचना है, बट पहले जो लेंथ ये कवर कर रहा है प्लैंक, अब उससे ज्यादा लेंथ उसको कवर करनी पड़ेगी उसी सेम हाइट पर पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्लोप और कम कर देता हूं तो सेम हाइट पे पहुंचने के लिए अब मेरे बॉल को और ज्यादा लेंथ जो है प्लैंक की कवर करनी पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पे स्लोप बिल्कुल जीरो ही कर दूं तो सेम हाइट पे पहुंचने के लिए अब उसको इनफाइनाइट लेंथ जो है वो कवर करनी पड़ेगी। देखो जैसे जैसे स्लोप कम होता जा रहा है वैसे वैसे उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है अपनी उसी हाइट पे पहुंचने के लिए। स्लोप और कम कर दूंगा तो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतनी सेम हाइट पे पहुंचने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये आपका पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बट ये एक समझने का तरीका है आपका। जैसे जैसे स्लोप कम करते जा रहे हैं बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रही है टू अटेन द सेम हाइट। तो उन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल सीधा ही प्लैंक हो जाए, स्लोप जीरो ही हो जाए, तो अब आपके बॉल को इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा टू अटेन अ सेम हाइट। ऑफ कोर्स वो सेम हाइट अटेन हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो जो बॉडी है, जैसे मान लो यहाँ पे तो मैंने एक बार उसको फोर्स लेके छोड़ दिया, बट अब इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर अब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, कोई इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको मतलब फ्रिक्शन मान लो एक्ट नहीं करता, तो वो बॉडी आपकी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। और यही गैलीलियो का कहना था। सो फाइनली अब हम अपने मेन बात या मेन कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं। कहते हैं द बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन स्पीड, बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड along the same path in the absence of any external force। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी आपकी चलती जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती जाएगी। और एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि बॉडी को लगातार चलाने के लिए आपको लगातार फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। क्लियर? चलिए, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं
ये जानने के लिए कि एक्चुअलिटी में इनर्शिया होता क्या है, उसके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक एक करके जल्दी से स्टडी करते हैं। सो देखिए यार, इनर्शिया की जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि इनर्शिया एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक बॉडी के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में रहना अच्छा, मतलब कहेगा कि मैं अपने आप को रेस्ट में रखूंगा। अगर वो मोशन में है तो वो कहेगा मैं अपने आप को मोशन में ही रखूंगा। मतलब हर एक बॉडी रेजिस्ट करती है चेंजेस को। अगर मैं रेस्ट पे हूं, अगर आप मुझ पे कम फोर्स लगाओगे तो मैं स्टिल रेस्ट में रहूंगा, क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रहा हूं अपने स्टेट को। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो आप मेरे स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो इसी को इनर्शिया कहा गया। एक बार मेरे साथ इस डेफिनेशन को रीड कर लीजिए। कहते हैं द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैनॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में रखेगा, अगर वो मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में ही रहने देगा। और सेम डायरेक्शन के साथ भी ऐसा होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो इनर्शिया का फिर बेसिक टर्म क्या हुआ? इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, और ये टर्म गैलीलियो द्वारा ही दिया गया था। क्लियर यहां तक? अब हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनर्शिया का जो सबसे पहला टाइप है उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ, मुझे लगता है इसको चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के नाम से हम जानते हैं। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेसिकली होता क्या है? देखिए, सिंपल सी बात बताता हूं आपको। मान लीजिए यार कि मेरी एक बॉडी क्या है, देखो मैं आपको ना ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कहना चाहता हूं इसमें। मान लीजिए यार मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, एक छोटा सा रॉक है, और एक बहुत ही बड़ा पत्थर है मेरे पास, ठीक है। मैंने एक फोर्स लगाई F, जिससे ये मूव हो गया ऑफ कोर्स, लेकिन वही अगर फोर्स मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर है आपका, इसके लिए आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसको धक्का लगाया, ये मूव कर गया, बट सेम धक्का अगर इसको लगाऊंगा तो मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इस रॉक के अंदर अपने आप को रेस्ट में रखने की ताकत ज्यादा है, मतलब इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है। एक बात आपको मैं अभी से क्लियर कर दूं कि किसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा, वो एक्चुअली में बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। इनर्शिया मतलब कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो वो अपने स्टेट को रेजिस्ट करने की ताकत उतनी ही ज्यादा रखेगा। अब इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये आपने बड़ी पहले भी सुना होगा ऑफ कोर्स इसके बारे में। देखिए, मान लीजिए कि आप बस पे बैठे हो और बस एकदम से चलती है। जब वो एकदम से चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। सिर्फ रीजन इतना है कि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी, बट लोअर पोर्शन जो है, क्योंकि बस के सीट के साथ अटैच्ड है, जैसे बस आगे चली आपका लोअर पोर्शन भी आगे चला, बट अपर पोर्शन जो है वो स्टिल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसलिए वो वहीं रहता है, निचला पोर्शन आगे जाता है और आपको फील होता है कि आपको पीछे की तरफ धक्का महसूस हुआ है। तो यही होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, तो मतलब बॉडी की ऐसी टेंडेंसी कि अगर वो मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में ही रखेगा, रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्सेस को, ताकि उसका स्टेट जो है वो चेंज ना हो सके। अगेन, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई साइकिल पे आ रहा है और अगर आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप उसका हैंडल पकड़ के 2 मिनट में साइड कर दोगे उसको, लेकिन वही सामने से मोटरसाइकिल तेज आ रही है, गाड़ी तेज आ रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके अंदर मोशन ज्यादा होगी, उसके मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसके अंदर मोशन ज्यादा होगी, तो आप उसके स्टेट को चेंज आसानी से नहीं कर पाओगे। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक दिया भी हुआ है कि चलती हुई जो बस है आपकी, अगर एकदम से रुकती है तो आपने देखा होगा आप हमेशा आगे की तरफ ऐसे जो है मूव करते हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी आपकी मोशन में थी। जैसे बस ने मतलब ब्रेक लगाई, आपका लोअर पोर्शन तो रुक गया, लेकिन अपर पोर्शन स्टिल इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो आगे की तरफ मूव करता है, और इसी वजह से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है ये इनर्शिया मोशन का। एंड लास्ट जो तीसरा टाइप है उसका नाम है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए सपोज करते हैं आप एक गाड़ी के अंदर हैं, ठीक है, ये आपका रोड हो गया, आप गाड़ी के अंदर हैं और मान लीजिए आप बीच में यहां बैठे हो और एकदम से रोड में टर्न आता है, आपका कर्व आता है, तो गाड़ी तो आपकी मुड़ जाती है, नो डाउट मुड़ जाएगी गाड़ी आपकी। लेकिन आप जैसे अगर मान लो अगर आपकी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो आप हमेशा बाहर की तरफ जो है इस तरह से मूव करते हो। ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपकी टेंडेंसी थी सीधा जाने की, गाड़ी आपको ले गई लेफ्ट साइड, तो लोअर पोर्शन लेफ्ट जा रहा है, अपर पोर्शन आपका सीधा जा रहा है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा इस तरह से मूवमेंट ऐसा दिखता है जैसे आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हो। लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर दोनों एक ही तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, सो यू फील लाइक कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, बट ऐसा नहीं होता। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं और कहां से ये थ्योरी चलती आ रही है। बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसके अंदर हम मोमेंटम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे यूज किया जाता है न्यूमेरिकल के अंदर, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।